टेलीविजन के शो में, इंडस टेलीविजन में उन्होंने पूरा ये किया ही इस बेसिस पे था कि क्रिश्चियन स्लॉटरिंग नहीं। अब जो अब आपने अभी हमने कहा कि जो यहूदियों का ज़िबा किया हुआ है वो मुसलमानों पे हलाल है, वो आप खा सकते हैं। और वैसे भी ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना, उसमें उनकी जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं ना, वहाँ तो नहीं हो रहा है, मतलब वो नहीं हो रहा है। ये तो एक बात है अहले किताब की है ना जी, कि वो स्लॉटर हाउस में एक क्वेश्चन बैठा है। आई नो ऑफ ए जनरल मैनेजर वे बैक, शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी, वी ऑल आर फेमिलियर विद इट। उसका काम था कुरान मजीद के कैसेट्स ऑडियो में छापना। अब उसका जो जनरल मैनेजर था, हिज नेम वाज सम रमेश और समथिंग, वे बैक कोई आज से कोई 10-15 साल पहले। अब वो हिंदू था, अब वो कुरान के कैसेट्स को वो कर रहा है। अब क्या कहेंगे ना, जॉब है, लेकिन अब कुरान अल्लाह कहता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इट्स फॉर लिन्नास के लिए है। लिन्नास में हाँ वो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है, सबके लिए है। ये फुट एंड माउथ की डिजीज के एनिमल्स को जल्दी स्लॉटर कर देते हैं हमारे स्लॉटर हाउसेस में, देख उनको सेपरेट नहीं करते। इस तरह का इशू नहीं रहता। वो तो प्रोसीजरल है ना जी, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है। वो कह सकते हैं कि जी आप पहले क्या अपने मुल्क में कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जी ये कोई जनरलाइज तो नहीं किया है, ये तो एक आध इंसिडेंट है जो एक स्लॉटर हाउस में हो रहा है या 2 स्लॉटर हाउसेस में हो रहा है। वी आर नॉट फॉलोइंग एट अ जनरल पॉलिसी और अ प्रैक्टिस। कोई हमने रूल्स तो नहीं उसके लिए फ्रेम किया ना कि जी आप जल्दी करो या क्रिश्चियन कोई लगाओ। वी डोंट हैव रूल्स। कोई एक आध इंसिडेंट में हो गया तो ठीक है, हो गया, बट वी शुड दैट शुड नॉट डिबार अस फ्रॉम मेकिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि वी विल नॉट लेट नॉन हलाल थिंग्स इनटू आवर कंट्री, वी बीइंग अ मुस्लिम। आप इतनी सारी एक्सेप्शंस और दे रहे हैं, एक एक्सेप्शन ये भी डालें, लेकिन किसी OIC ने नहीं ये पॉइंट रेज किया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के किसी फोरम ने ये पॉइंट रेज नहीं किया। इतने हमारे इतने मौलवी हजरात गवर्नमेंट लेने के लिए इतने तड़प रहे हैं, उनके परसेप्शन में भी ये चीज़ नहीं है। एनीवे, सो जिस तरह हमने TBT में देखा था कि देव गॉट अ सिस्टम ऑफ हार्मोनाइजेशन, इक्वलेंस, रिस्क असेसमेंट, डिजीज फ्री एरियाज, ट्रांसपेरेंसी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं और उनको टेक्निकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, इसमें भी वो है। फ्रॉम हेयर जेंटलमैन वील गो एंड सी what happens to the examples. Now let's go, if you just go back to the, इसको एग्जिट करें प्रोग्राम को। PIA which is grey area, which is very grey area, क्योंकि जब फ्लाइट पाकिस्तान से जा रही है तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि लोकल माल जा रहा है, बट इफ़ इट इज़ बीइंग स्टफ्ड एट से सिडनी और कैनबरा, नाउ लुक एट सिडनी एंड कैनबरा, you don't get halal food meat there. They ship all halal. They've got special arrangements for shipping halal, but they don't retain it. They export it. तो जो सिडनी कैनबरा या और ऐसी जगह से जो स्टफिंग जो कर रहे हैं, I don't know what's happening. So with the little examples, we'll try to see the illustrative list of import products subject to TBT or SPS. Now, products subject to technical regulations in machinery and equipment would be that electricity-driven construction and assembled tools, metal and woodworking equipment, and medical equipment, food processing equipment. Now, these would be covered under the subject of technical regulations. अब consumer articles जो हैं वो आ जाएंगी, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, वीडियो TV सेट्स, सिनेमेटोग्राफ एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल टॉयज़ एंड सर्टन फूड प्रोडक्ट्स, ये इसमें आ जाएंगे। एंड रॉ मटेरियल्स इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हैजर्डस केमिकल्स। व्हाई? अब दिस पार्ट इज the regulation, because ultimately they are going to affect the food, and food will be ultimately come under the SPS. Next. Now, products subject to sanitary and fire sanitary measures are like fresh fruits, vegetables, and fruit juices and other food preparations, meat and meat products, and processed food products. And the difference between Shahzad, you were quite worried about the
difference between the technical regulation and a standard. Now standard conformity with, again it's the repetition, but it's basically, I think it's the same slide. No, it's the same slide. So yes, it's just been put together. Next. Now this is an example. Now regulation on pesticides. Now if the Meyer relates to residues in food or animal feed, this will go to SPS. And if the Meyer relates to the quality or efficacy of the product, it is TBT. Now this slide is important. This is a hint. Okay. Number 2, establishment of, now this was on pesticides. Now establishment of labeling requirements for food. If the Meyer is related to food safety, it is SPS. And if the regulation is concerned such matters as size, type, or use on the label, the presentation, information, contents, and grade, the purposes it's going to serve, the build, muscles, or color, or the texture of your skin it is going to make, it's going to be TBT. And regulations on containers for shipments, again, of grains, it's simple to understand. Next. So, gentlemen, this was, we have not finished yet. this was SPS and TBT. The next topic, we'll do few topics in 10 minutes each. The next topic is the textile sector. Now I'll just give you a brief without going into the slides. Now what is going to happen to the textile sector? Maybe I use this board now. Last topic for 10 minutes will be how to read WTO agreements. Last. Sir, our class is till 9:45, you know. It's just 9:45. जी अच्छा, textile, I'm not going to question you on textile. I'm just going to give you a brief on what is the agreement on textile is about. I'm not going to ask you any question on textile, but since it is included in the syllabus, I'm going to talk about textiles for a few minutes, and then we'll talk about the last topic, that is how to read WTO agreements. Now textiles. Now what happened to textiles? Say till for about 20 years or even more than that, textiles or products classified as textiles or goods classified as textiles were out of the ambit of GATT, and this was till 31st December 1994, and it was decided in the Uruguay round to bring textile into the WTO or the GATT ambit. Now what happened prior to 1994? There was a concept of voluntary export restraints. And OMA, orderly marketing arrangements. Now these were out of the ambit of GATT, and we are said voluntary export restraints, and it meant कि ममालिक आपस में तय कर लेते थे कि जी हम ये काम नहीं करेंगे, ये चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, या ऑर्डरली मार्केटिंग अरेंजमेंट कर लेते थे कि दिस वाज एन कंट्रोल्ड मार्केटिंग सिस्टम, लाइक वी हैड मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, MFA. Textile was controlled under this multi-fiber arrangement.
और इस मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के तहत जितना टेक्सटाइल का ट्रेड था वो कंट्रोल होता था। ये मल्टी फाइबर अरेंजमेंट क्या कहता था? ये मल्टी फाइबर अरेंजमेंट ये कहता था कि जो मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज थे, वो कौन कौन से थे? यूरोपियन यूनियन, यूएसए, कनाडा, इन्होंने कोटाज डिटरमिन कर दिए थे। और ये कोटाज ये कहते थे कि जो मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे, विच इंक्लूडेड पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, श्रीलंका एंड नाउ बांग्लादेश इवन, कि इन ममालिक में you had cheap labor, you had availability of raw materials at cheaper rates। तो ये ममालिक जब इनको एक्सपोर्ट करते थे तो वो कोटा डिटरमिन कर देते थे कि पाकिस्तान को 15% दे दिया, इंडिया को 20 दे दिया, चाइना को 30 दे दिया, 10 और 5 एंड मे बी 2 और 7 वॉट एवर द रेशियो वॉज। तो ये एक सिस्टम जो था, ये एक इक्विटेबल बेसिस पे एक्सपोर्ट की फैसिलिटी या अपॉर्चुनिटी को नहीं आने देता था फॉर दीज डेवलपिंग कंट्रीज। आई थिंक जो पार्ट क्वेश्चन में ना आना हो उसको सुनना सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। एनीवे, तो इस तय ये पाया यूरोग्वे राउंड में कि टेक्सटाइल को गैट के एम्बिट में या WTO के एम्बिट में लाया जाएगा। और जब इसको लाया जाना था तो उसको एक एग्रीमेंट साइन हुआ, इसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल and clothing. This agreement is also known as a transitory agreement. Transitory किस चीज़ का? इस MFA के फेज से गैट के एम्बिट में लाने के लिए with effect from 1 जनवरी। अब ये वो डेट है जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि WTO शायद इस दिन आना है और उस दिन हम हार लेके खड़े होंगे उसको रिसीव करने के लिए। Whereas it is already there with effect from 1 January 1995. Now the agreement says कि ये जो कोटाज हैं जो इन ममालिक ने लगाए हैं, उनकी जो फेजिंग आउट है उसके रूल्स, उसका फ्रेमवर्क, वो कौन सा कोटा कब हटेगा, कितने परसेंट किस साल में हटेगा, फेजिंग पीरियड एंड मैनर। ये एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल बेसिकली इन रूल्स को ऑपरेट करता है। इसमें हो सकता है कुछ और चीज़ें हो जो मैं सरदस्त भूल गया हूँ, लेकिन मेनली इन रूल्स को करता है। वंस वी हैव रीच्ड 31 December 2004, this system is going to cease, and so is going to be the case with the textile or the transitory agreement. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद textile products would come under the ambit of GATT as a ordinary normal product, and all those rules and regulations which are applied on goods other than textile at the moment would be applicable on textile. This is the entire thing. We talk about Vision 2005. आप में से अक्सर ने खबरों में, अखबार में या मज़ाकरों में सुना होगा जी Vision 2005. What is going to happen to our textile with after 2005? Now again a 2-minute thing and we'll get to the next topic. Everybody is afraid कि टेक्सटाइल कोटा हटने के बाद 2005 में पाकिस्तान का जो है वो गड़बड़ हो जाएगी जी। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? अभी भी एक बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है जो डिस्कशन होगा, ज़्यादातर assumption यही है, आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि नहीं, लेट्स सी कि वो क्यों होगा। इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स क्यों, कौन सी बिकती हैं? सॉरी, which goods you are able to sell in the international market?
रिक्वायरमेंट तो वो फिर क्वालिटी और फिर प्राइस पे ही आ जाएगी, जो जो रिक्वायर आपसे करेगा। अब हु आर द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स जिनसे आपको ओपन मार्केट में जाके खतरा होगा? इजिप्ट इतना नहीं है, इजिप्ट ज़्यादा रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करता है क्योंकि उसका और एंड में लेट्स पुट पाकिस्तान। अब विजन 2005 की हम सब ने बात की, सुना, अखबारों में भी देखा। विजन 2005 को अभी तक हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि व्हाट डू वी रियली मीन बाय विजन 2005। 2005 के विजन से हम क्या मुराद क्या ले रहे हैं, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। ऑल्दो वी टॉक अबाउट इट, विजन 2005 सेज देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अभी 2004 तक आपको एंश्योर्ड कोटा है, एंश्योर्ड एक्सपोर्ट है। क्यों? कि ये सारा कोटा इन मुल्कों से डिवाइडेड है और जो उन्होंने पाकिस्तान से लेना है वो लेना ही लेना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपकी एक्सपोर्ट्स एंश्योर्ड हैं कि अभी आप बना रहे हैं, बेच रहे हैं। वंस दिस एंश्योरिटी इज लॉस्ट, this certainty, predictability is lost, you are in the open market, then these two things will prevail. Now let's see how these two things are affected. सबसे ज्यादा क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? Which is the best machinery to produce textile products in the world? Or Japanese. Japanese is considered to be the best machinery in the world to produce textile. Pakistan has got Japanese machinery and German also. Bangladesh, I'm not sure, but major trading partners China, Chinese, India, Chinese and Indian. So on quality we do have an edge over China and India because we've got Japanese machinery and our textile is better than the Indian and Chinese textile. Cost wise, China is lower than us, but India is costlier than us. And one analysis says that Indian goods are costlier in the international market by 20%. Now this is again subject to confirmation. Yes, but still their products, textile products, are 20% costlier than Pakistani products. Productivity comes. So machinery is less productive. Yes, machinery is also less. There are so many reasons. I am telling you the basic facts. Now, my personal view is that given these two conditions, there could be many other conditions if you want to make a metric out of it, कि किसको क्या फ़ायदा है, किसको क्या फ़ायदा नहीं। इनफैक्ट जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो EPB को भी करनी चाहिए, दरवाज़ा बंद करके आइएगा जी ज़रा। हाँ, so there could be 101 analysis on this side and this side जहाँ पर आप comparison draw करें। तो I personally feel with the given conditions in Pakistan textiles, if our textile manufacturers think about it, then probably the Vision 2005 says that sky is the limit. You can go to any extent in exporting your goods. But if we are not prepared to do that, the Vision 2005 is probably just the reverse of it. So that was, gentlemen. जब आपकी मशीनरी अच्छी है तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, आप कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। अब डिपेंड क्या करेगा? डिपेंड ये करेगा कि हाउ गवर्नमेंट टेक्स दिस टेक्सटाइल सेक्टर। जब हम उसको कैसे फैसिलिटेट कैसे करेंगे, हम उनको इनपुट्स क्या भाव दे रहे हैं। बाय द वे टेक्सटाइल में इनपुट्स हैं क्या क्या? कॉटन,
We have what else we have? Dyes and sizing agents, dye stuffs. Then we have polyesters, things like that. तो अगर आप ये उनको अच्छे दामों पे देंगे, इंटरनेशनल प्राइसेस पे देंगे, तो आई थिंक दे शुड बी एबल टू डू इट. ड्यूटीज़ अब ये एक सब्जेक्टिव डिस्कशन हो जाएगी, क्योंकि ऑल एक्सपोर्ट्स आर इन फैक्ट ज़ीरो रेटेड, उनको आपको रिफंड मिल जाता है. लेकिन आप वही चीज़ बाहर भेज सकते हैं जो आपके अपने यहाँ अच्छी बन रही है. ओनली देन यू विल बी एबल टू सेल इट. सो पाकिस्तान is able to do the benchmarking to cotton. They have completed that phase. यस, कॉटन में 2004 में आपको पता ही है कि they are पहले फेज में उसको लेके आते हैं. जी, कॉटन ग्रेडिंग की एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कराची में, और वो कुछ इजिप्शियंस के साथ मिल के उसको कर भी रहे हैं. लेकिन अब हम कहते हैं कि हमारी जो कॉटन है वो लॉन्ग फाइबर की नहीं है. दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. इसमें सर अदरवाइज मीनिंग ज़्यादा है कि इजिप्शियन कॉटन, नाइल बेसन एंड इंडस बेसन, दे आर डूइंग 10 कॉटन. ये रॉ मटेरियल को प्रोवाइड पाकिस्तान. तो हमें कोई ममानियत तो नहीं है वहाँ से मंगाने में. नहीं सर, पाकिस्तान इज बेस्ट. पाकिस्तान इज राइट. इंडियन कॉटन इतनी इस पे प्रोडक्ट इतनी नहीं है, फाइनेंस नहीं है. फाइनेंस नहीं है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वालिटी वाइज वी आर बेटर देन इंडियंस. तो वी शुड मेक गुड यूज ऑफ दैट. दैट इज द आर्गुमेंट. जी, वो अब गवर्नमेंट ने डिलीशन प्रोग्राम किया है. अब नॉट डिलीशन प्रोग्राम बेसिकली फॉल्स अंडर दी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. अब ट्रिम्स के तहत आप वो डिलीशन कर सकते हैं, यानी बिकॉज गाड़ियों का भी हमने डिलीशन किया हुआ है, उसमें भी प्रॉब्लम पड़ रही है. नाउ द वर्ल्ड इज़ फॉर ओपनिंग थिंग्स, तो यू कैन नॉट, आई डोंट नो व्हाट दैट डिसीजन इज़. मैं बेसिकली माई सेक्टर इज़ नॉट टेक्सटाइल. So we are left with two more topics. One is subsidies and countervailing duties, and the other is how to read WTO agreements. This, I'm coming to that. So subsidies, you've got the notes. Subsidy, what is a subsidy? It's a financial assistance. I would like you कि it's a 10 page. उसका subsidy का जो rest of the part है, that is similar to anti-dumping. So you can, if you want, I can go into the details. If you can go through it yourselves, it's easy. You can, and in that case, if you can, I'll come to how to read WTO agreements, because I feel that is more important. Number one, what is subsidy? Subsidy is any bounty, any facility, any financial assistance, any financial injection given by the government to an industry. तो उसके अंदर देर इज़ अ लिस्ट. उसके अंदर एक्शनेबल सब्सिडीज़ हैं, उसमें बैंड जो रेड सब्सिडीज़ हैं जो आप नहीं दे सकते, एक लिस्ट है. वो सब्सिडी जब आपने दे दी है तो उसके खिलाफ आप काउंटर वेलिंग मेजर्स लगा सकते हैं. जिस तरह डंपिंग के खिलाफ एंटी डंपिंग लगाते थे, इस तरह सब्सिडी के खिलाफ आप काउंटर वेलिंग मेजर्स लगाते हैं, और उतना ही मेजर लगाएंगे जितना वो डिफरेंस प्राइस में, नॉर्मल प्राइस और उसका जो लेके आ रहे. जी, नो, आई विल नॉट आस्क यू एनीथिंग ऑन सब्सिडीज. कौन से? सिर्फ एक हमने सब्सिडीज नहीं कवर किया, और बाकी तो सर नहीं, दैट इज नॉट इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, दैट इज सेपरेट. सर जी, इसके ऊपर तो वी हैव स्पेंट सो मेनी नाइट्स ऑन इट. you probably not there. हाँ जी, ये तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है. जी, ट्रेड रेमेडी लॉज के 4 हिस्से थे. एंटी डंपिंग, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा. सेफ गार्ड मेजर्स इन एमरजेंसी सिचुएशंस, इसको हमने डिटेल में किया. सेफ गार्ड मेजर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको डिटेल में किया. I'll tell you after this. अच्छा, now this topic, it's my fault. I should have done it in the first instance. लेकिन we are doing it in the last. Now what is it? It is how to read WTO agreements. कि उसको पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि आपने ये एक चीज़ देखी है कि this subject is quite an intricate. It has got so many
interconnections, एक agreement दूसरे agreement से connected है. अगर if you are talking about anti-dumping, तो anti-dumping is connected to MFN also. If you are talking about safeguard, it is connected to MFN. If you are talking about removal of market access, so it is related to the restricting the application of non-tariff measures. So it is all integrated. सबसे पहली चीज़ तो WTO agreements are contained in the, I'm sorry for doing it in the last, but it's never too late. So these are contained in the results of the Uruguay round of multi-trade negotiations, which is also known as the legal text. The book somebody was saying is now probably available in the library. Now the legal structure of the Uruguay round agreement says that, incidentally again this is not part of your text, this is just to make you understand things. Ji, please. Okay. Now the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization is the umbrella. Now there was the agreement known as Marrakesh Agreement, which was known as Marrakesh Agreement establishing the WTO. Now this agreement established the WTO, and everything comes under it. The GATT comes under it, the Uruguay round agreements come under it, all understandings, all rules and regulations or ministerial conference decisions or panel decisions, they come under this umbrella. And agreements concluded in the Uruguay round are probably more than 25 or 27,000 pages. Nobody knows the exact number because it keeps fluctuating. The original text is basically just 500 page, the legal text. But what are these? These are the schedules of concessions of each country. Like Pakistan's schedule of concession is spread over say about 120, 130 pages. Likewise, for services there's yet another schedule, and for 144 countries you can imagine the size, and it takes you to 25,000 or 27,000. The WTO charter itself is just a 10-page, and everything comes under it. And it has basically 4 important annexes. Number 1, the multilateral and mandatory on all, and there are some others, we'll see what they are. Now if we look at the annexes, Annex 1A, if you open the legal text, you will find that it got goods GATT 1994 and its related agreements and other texts. Then you got Annex 1B, you've got services, GATTs and its annexes. And then Annex 1C, it has got TRIPS, trade related aspects of intellectual property rights. Annex 2 has got dispute settlement understanding, and Annex 3 the trade policy review mechanism, and the plurilateral agreements are into Annex 4. Next. Now multilateral agreements on trades in goods has the following components. Now this is important for you to remember whenever you are practicing or whenever you are referring to legal text during the job or otherwise. Now number 1, it is the GATT 1947. That is the original GATT, which was there till 31st of December 1994. That was the document with all its decisions, with all its amendments, the GATT known as GATT 1947, adopted by the WTO, termed as GATT 1994. जी, with all its changes, जो भी थी उस डेट 31st December तक. And ये आ गया ना, decisions taken under GATT 1947 up to that date, which contained the understandings and other things. ये उसकी list है जो उसमें चीज़ें आएंगी. Then इसके ऊपर customs union, free trade areas, waivers, things like that, and other agreements which included 12 agreements covering agriculture, sanitary, fire sanitary, and textile clothing, technical barriers, trade related investment measures, anti-dumping, things like that. And then the other part was the general agreement on trade and services, the trade related aspects of intellectual property rights, understanding of the dispute settlement system and trade policy review mechanism, and the plurilateral agreements, the details of which you can find there. Now schedules, you are quite familiar with what are schedules. जब आपने market access पढ़ा तो हर मुल्क का एक schedule था. This is also appended to each country's schedule and appended finally to the legal text. Next. Editorials and guide to references में if you go,
when you're referring to GATT 1947, this means GATT 1947, which was there with all its amendments, additions, deletions as of 31st December 1994. And GATT 1994 means GATT 1947, plus the decisions taken it, plus the Uruguay round understanding on the various articles as mentioned in the table above, which we have seen, plus the new protocol relating to tariff concessions adopted at Marrakesh, that is known as the Marrakesh Protocol or something like that. Now, this is a very interesting thing. When you will go through the agreements, especially the 47 agreement, you will find that contracting parties is written in two forms. One in caps and the other in small letters. Now the difference is, and let me tell you, no book explains this. You can only find this by spending some time, that when the contracting parties is written in caps, this means a consensus decision in the WTO. Where it was written contracting parties in small letters, it meant the individual member country. So this is the difference between the capital and small letters. And now the contracting parties are called WTO members from the Uruguay onward. जी अभी भी हैं. फ़र्क सिर्फ ये है कि आप उनको आप पढ़ेंगे contracting party, but you will take them as WTO member countries. जी नहीं, लेकिन जो उसकी connotation है ना caps की और small की. अच्छा, अब जहाँ पर प्लूरीलैटरल है वहाँ पर कंट्रैक्टिंग पार्टीज स्मॉल में भी लिखा आएगा, क्योंकि वो कंसेंसस नहीं है, वहाँ स्मॉल होगा. देन जब आप इसका लॉ पढ़ रहे हैं, जिस तरह आपका नेशनल लॉ होता है, आपका PLD में आप रेफ़र करते हैं कि कोर्ट्स ने क्या इंटरप्रिटेशंस दी हैं, इसी तरह WTO में जो इंटरप्रिटेशन है ऑफ लीगल टेक्स्ट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन केस लॉज डिसाइडेड बाई पैनल्स एंड एपेलेट बॉडीज़. जो उनके जो केसेस डिसाइड करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट में जब जाते हैं, जो उन्होंने डिसीजंस दिए हुए हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, दे हैव टू बी रेड विद द टेक्स्ट. नेक्स्ट, other aspects are that since these agreements are very complex and they use concepts and connotations, so what has to be done is कि जो उनके footnotes हैं, अब आप जब legal text पढ़ेंगे तो उसमें कई चीज़ें footnotes में लिखी हुई हैं, तो they are equally important, they are part of the law. If you skip them, अब जो मैंने आपको एंटी डंपिंग का एग्रीमेंट पढ़ाया या सेफ गार्ड का पढ़ाया, उसमें स्पेशली कई जगह पे आप शायद याद हो कि फुटनोट्स लिखे हुए आते थे कि this is in the footnote, but this is equally important. Then there are if you come back to there are two publications which are very important: GATT Analytical Index, this is a guide to GATT law and practice, and the other is the Basic Instruments and Selected Documents. If somebody from you goes in practicing this or wants to go into the details of the subject, wants to go into the research, wants to go into the jurisprudence of the WTO text, so you cannot do that without having these two books. Number one is the GATT Analytical Index, and second is the Basic Instrument. We'll see what they are, what they say, what they mean. Next. Now there are some citations, and this is the procedure of citation. It's again a descriptive thing, you can go through it. It doesn't contain much of details. Next. Now this is a very important thing. There is a general interpretive note to Annex 1A of GATT, and that says, अब एक चीज़ बड़ी वाज़िया आपको हो गई होगी कि कुछ एग्रीमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो 1994 के आ रहे हैं, 1947 के. फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 6 था एंटी डंपिंग का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यूरुग्वे राउंड में एग्रीमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 6 आ गया. फिर सबसे TBT के ऊपर एक स्टैंडर्ड कोड था जो कि टोक्यो राउंड के तहत था, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एग्रीमेंट ऑन TBT और एग्रीमेंट ऑन SPS आ गया. इसी तरह आर्टिकल 19 के तहत सेफ गार्ड मेजर्स इन केस ऑफ इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स थे, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड्स आ गया.
अब हर एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया आर्टिकल आया। तो उन्होंने ये एक प्रोविजन रखी है कि अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो विच वन वुड प्रिवेल? द WTO वन विल प्रिवेल। अव्वल तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं, अगर कहीं आया है तो वो नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि जो नया एग्रीमेंट है वो प्रिवेल करेगा, वो प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट, अब ये गेट लॉ एंड प्रैक्टिस की एक जो किताब मैंने आपसे अर्ज़ की है, ये जिनेवा में छपी थी 1995 में, और इसका इफ़ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका इस तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनाया कि जो सेक्शन 1 है दैट इज़ कंसर्न विद द इंटरप्रेटिव नोट्स रेलेवेंट टू द आर्टिकल, जो उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में आई है। नंबर 2 उसमें हवाना चार्टर है, उसकी डिटेल्स है। तो ये 4 सेक्टर्स में ये बुक डिफाइंड है। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन CD और यू कैन गेट इट फ्रॉम जिनेवा, यू कैन बाई इट फ्रॉम हेयर, वट एवर द केस में बी। इसी तरह वी विल गो टू द लास्ट थिंग, ये भी उसी की डिटेल्स हैं। अब बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, दिस इज ऑन अबाउट 43 वॉल्यूम्स इसके आए हैं या 42 आए हैं, and the last one was in 1998, first one was in 1952, volume 1 से लेके volume 42 तक। this big set of books, but it contains each and every document signed, created, protocol, decision, panel report on WTO. If you want to look at anything 1998 tak, you will just click this and you will get the details. So gentlemen, that was all about the impact of WTO on the Pakistan's trade and industry. I have made all my efforts कि मैं आपका time ज़ाया किए बगैर I could give you an insight to the WTO, and believe me, whatever insight I had, I have tried to transfer that. If there has been any problem during the transformation, the fault is not yours. I am not a teacher by profession. This is the second, third time I've been to classroom. Anyway, thank you very much for bearing me for such a long time.